नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी काफ़ी अलग कहानी है, लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप सब से मेरी यही उम्मीद है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत हमेशा मिलती रहे। उनमें से मेरे कुछ काफ़ी खास और करीबी दोस्त बन चुके हैं, जिनका नाम है अमित जी, आकाश जी, नवीन जी और कोमल जी। ये सारे दोस्त मुझे जिस तरह से अपना प्यार फीडबैक देते हैं, मुझे उसे पढ़कर काफ़ी खुशी और हिम्मत दोनों मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म जिसके बारे में हम सब ने काफ़ी कुछ सुन रखा है। हाँ, लेकिन पुनर्जन्म की बात आते ही हम सब के मन में काफ़ी सारे सवाल उठने लगते हैं। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि पुनर्जन्म के बारे में अगर पता हो तो हमें ये पता चल जाए कि हमने क्या अच्छे या बुरे काम किए हैं। खास करके मेरे दिमाग में हमेशा ये बातें चलती हैं कि अगर मैंने पिछले जन्म में कोई गलती की हो तो वो मुझे पता चल जाए, जिसे मैं सुधार सकूं। मुझे आप सबका नहीं पता, लेकिन आप सब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पुनर्जन्म की कौन कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सुधीर की। सुधीर जो कि एक आम सिंपल लड़का था। सुधीर को पुरानी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसके वजह से वो हमेशा म्यूज़ियम जाना बहुत पसंद किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हो नहीं पाता था। बदलाव के लिए वो हमेशा अपने हाथ पैर मारा करता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई बड़े बदलाव कभी आते नहीं थे। बदलाव से मेरा मतलब है पैसा, फिनेंशियल कंडीशन, ये कभी सुधर नहीं पाई। इससे सुधीर को ऐसा लगता था जैसे उसने पिछले जन्म में पता नहीं क्या ऐसे बुरे कर्म किए थे, जिसके वजह से उसकी जिंदगी कभी सुधर ही नहीं पाती है। उसे ये बहुत मन करता था कि उसकी जिंदगी के बारे में, मतलब पिछली जिंदगी के बारे में उसे किसी भी तरह से पता चल जाए, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी इस जिंदगी को बेहतर बना सके। और सुधीर ने इन चीज़ों के लिए भी कोशिशें की थी। मतलब ऐसे लोग जो कि आपके पुनर्जन्म से जुड़ी हुई बातें आपको बताते हैं, वो ऐसे लोगों के पास भी जाया करता था, लेकिन आज तक उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चल पाई थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके पुनर्जन्म के बारे में बताने वाले लोगों में शायद इतनी क्षमता नहीं होगी जिससे कि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में पता चलना और इन तक सही वक्त पर पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं होती। अब सुधीर इन्हीं सवालों के साथ अपनी इस जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में पहले की तरह लगा हुआ था। एक दिन सुधीर को एक शहर से नौकरी के लिए कॉल आया। सुधीर उस शहर में पहुंचा। वो शहर सुधीर के लिए पूरी तरह से नया था। सुधीर ने अपना जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया और जॉब इंटरव्यू के बाद भी उसे 3 दिनों तक यहीं रुकना था, क्योंकि
उनका ये कहना था, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अगले दिन से ही ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब चौथे दिन से। सुधीर इसी इंतज़ार में 3 दिनों तक उस शहर में रुका रहा और रुके रहने पर उसके पास कोई खास काम तो था नहीं, क्योंकि ये शहर उसके लिए पूरी तरह से नया था। सुधीर ने यह तय किया कि सुधीर को अब वो शहर घूमना है। सुधीर जब घूमने के लिए निकला तो उसकी सबसे मन पसंदीदा चीज़ के बारे में उसे पता चला, मतलब म्यूज़ियम। सुधीर वहाँ जाने के लिए निकल गया। सुधीर जब वहाँ जा रहा था तब उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे कि क्या वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा, क्या ये नौकरी उसकी लग जाएगी, क्योंकि अभी तक सुधीर ने जितने इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें से सबसे अच्छी सैलरी इसी जॉब में थी। सुधीर को इस जॉब से बहुत सारी उम्मीदें थीं, यहाँ तक कि सुधीर ने जॉब की सैलरी आने पर सबसे पहले क्या क्या काम करने हैं, क्या काम कैसे करने हैं, ये प्लानिंग्स बनाना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल आम इंसान की तरह ये चीज़ें हमेशा लोगों के मन में आती ही है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं थी। सुधीर अब धीरे धीरे म्यूज़ियम के पास तक पहुंच चुका था। म्यूज़ियम बाहर से ही काफ़ी अलग, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा था। वहाँ का म्यूज़ियम भी उसी तरह से बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। वो तुरंत म्यूज़ियम के अंदर गया। म्यूज़ियम के अंदर जाने के बाद उसने काफ़ी सारी नई और अलग अलग चीज़ें देखी। उन चीज़ों को देखकर सुधीर को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुधीर के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटमेंट वाली थीं। सुधीर उन चीज़ों को देखता और खुश होता। वहाँ पर कैमरा यूज़ करना पूरी तरह से बैन था, मतलब आप कैमरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ना ही मोबाइल्स का। अब सुधीर धीरे धीरे लगभग पूरा म्यूज़ियम घूम चुका था। पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद अब एक आखिरी चीज़ उसके सामने आई। वो आखिरी चीज़ काफ़ी अलग सी दिख रही थी। सुधीर धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचा। उसने जब उस चीज़ को देखा तो देखकर वो कुछ सेकंड्स के लिए डर गया और उसके कदम पीछे हट गए, क्योंकि वो चीज़ एक ताबूत जैसी चीज़ थी जिसके अंदर पूरी तरह से कीलें लगी हुई थी, मतलब लेटने की जगह पर, और जो दरवाज़ा बंद होता है उस दरवाजे पर भी। वो चीज़ देखकर उसे काफ़ी अजीब लगा। बगल में ही उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसका इस्तेमाल पहले राजा महाराजा अपने लोगों को सजा देने के लिए किया करते थे। खास करके इससे सजा उन लोगों को दी जाती थी जिनकी सज़ा सबसे क्रूर तरीके से दी जानी हो। उस ताबूत में लोगों को उन कीलों पर लेटाकर उन कील वाले दरवाज़ों को बंद करके धीरे धीरे उनके शरीर का सारा खून रिस कर बाहर आ जाता था, जिससे वो तड़प तड़प कर चीखते चिल्लाते हुए मर जाया करते थे। और उसके बाद उनके लाशों को जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था। ये सारी चीज़ें पढ़कर सुधीर काफ़ी घबरा गया, लेकिन उस चीज़ की तरफ सुधीर की नज़र बार बार जा रही थी। सुधीर को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुधीर हर बार उस चीज़ के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक जाता और जाकर उसे गौर से देखने की कोशिश करता। वो चीज़ हर बार उसे उससे ज़्यादा भयानक लगती, जो कि उसने पहली बार देखकर महसूस किया था। सुधीर काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो उस ताबूत को लगातार घूरे जा रहा था
और थोड़ी ही देर में सुधीर के कानों में अचानक चीखने, चिल्लाने, कराहने की आवाजें आने लगी। सुधीर को ऐसा लगा जैसे कि शायद इन चीजों को देखकर वो इतना डर गया है, जिसके वजह से इस चीज के माध्यम से दी जाने वाली सजा की चीख पुकार उसके कानों में अब गूंज रही है। तभी उसने वहां पर देखा एक आदमी जो कि म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड या फिर देख रेख करने वाला इंसान था। वो वहां से गुजर रहा था। सुधीर ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उससे उस ताबूत के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश की। उस इंसान ने जब उस ताबूत को देखा तो उसने कहा, भाई हमें तो नहीं पता कि ये चीज़ यहाँ पर कब आई है, और इसके बारे में जहाँ तक रही जानकारी की बात, तो वो तो आपको सामने लिखी हुई मिल जाएगी, आप उसे पढ़ लीजिए। सुधीर ने कहा, भाई मैंने वो चीज़ पढ़ ली है, लेकिन मुझे और कुछ जानना है कि ये कौन सी सदी का है, कौन से महाराजा इससे सजा दिया करते थे। इस पर उस आदमी ने अपनी भाषा में कहा, भैया हम तो कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता ये चीज़ कब आई और कौन से राजा की है या नहीं है। हम तो आज आपके दिखाने पर ये देख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आपको वहाँ आगे जाके दाहिने मुड़ोगे ना तो यहाँ के मालिक मिलेंगे, आप जाइए, जाकर उनसे बात कर लीजिए। वही सारी नई चीज़ों की जानकारी आपको गहराई से दे सकते हैं। इतना सुनकर सुधीर ने उस आदमी को धन्यवाद किया और धन्यवाद कहकर सुधीर वहाँ से उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गया। वहाँ पर सच में एक आदमी काफ़ी अच्छे रौबदार दिखने वाले हुलिये में बैठा हुआ था। उसे देखकर सुधीर ने सबसे पहले उसे नमस्ते किया और फिर उससे उस ताबूत के बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की। उस आदमी ने भी उसकी बात को पहले तो नकार दिया। उसके बाद सुधीर के काफ़ी बोलने पर जब वो वहाँ पर आया तब उसने भी उस ताबूत को देखकर आश्चर्य ही जाहिर किया। उसने कहा, ये चीज़ यहाँ पर कब आई है, मुझे भी इतनी जानकारी तो नहीं है, शायद मेरे असिस्टेंट को पता हो। वैसे आपको इसके बारे में जितनी डिटेल्स चाहिए होगी उतनी वहाँ लिखी होगी। सुधीर ने उसे भी वही बात दोहराकर बता दी और कहा, मैं इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ। इस पर उसने कहा, अगर आप सच में इसके बारे में जानना चाहते हैं तब आपको मेरे असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी। और सुधीर अब असिस्टेंट से बात करने के लिए पहुंच गया। उसका भी जवाब बिल्कुल वही था। उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये ताबूत यहाँ पर कब और कैसे आया। ये बात सुनकर सुधीर को काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अब भी जिद पकड़ी हुई थी कि वो उस ताबूत के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके रहेगा। इस पर असिस्टेंट ने थोड़ी मदद की और उसने ताबूत पर लिखी कुछ बारीक चीज़ों को पढ़कर उसे बताया कि ये कौन सी शताब्दी का है, और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो सामने ही एक लाइब्रेरी है जहाँ पर ऐसी पुरानी ऐतिहासिक किताबें आपको मिल जाएगी जिसमें आपको शायद इस ताबूत के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। सुधीर ने ये बात सुनते ही तुरंत उसे धन्यवाद किया और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ चला। वहाँ पर जब वो पहुँचा और उसने जब वहाँ पर वो किताब ढूंढने की कोशिश की, उसे बहुत आसानी से उस शताब्दी की उस राजा की किताब मिल चुकी थी। सुधीर ने उस किताब को घर ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहाँ के लाइब्रेरियन ने मना कर दिया क्योंकि वो इतनी पुरानी ऐतिहासिक किताबें किसी को घर ले जाने को नहीं देते थे। उन किताबों की देखरेख करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उनकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं थी। इस पर उसने बस यही कहा कि अगर तुम चाहो
तो ये किताबें यहीं पर बैठकर पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रात में भी यहाँ रुक सकते हो। ये स्पेशल परमिशन से होता है, जो कि मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। जैसा कि तुमने बताया कि तुम इस शहर के नहीं हो, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। सुधीर काफी खुश हुआ। उसने भी ये ठान लिया कि वैसे भी 3 दिनों तक उसके पास अब कोई और काम तो है ही नहीं, इसलिए वो यही करेगा। सुधीर को स्पेशल परमिशन भी मिल चुकी थी। सुधीर अब उस किताब को लेकर पढ़ने के लिए बैठ चुका था। सुधीर धीरे धीरे उस किताब के पन्ने पलटता जाता और पढ़ता जाता। सुधीर जैसे जैसे उस किताब, उस राजा, उस इतिहास के बारे में जानता जा रहा था, उसे वो चीज़ें काफ़ी जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। सुधीर उन किताब में इस तरीके से डूब चुका था जैसे वो उसके जिंदगी की ही किताब हो। सुधीर काफी उत्सुकता से वो किताब पढ़ रहा था और जैसे जैसे उस राजा से जुड़ी हुई प्रजा के बारे में वो जानता जा रहा था, उसे वो सारी चीज काफी जानी और सुनी सुनाई सी लग रही थी। देखते ही देखते अब रात हो चुकी थी। पूरा लाइब्रेरी अब खाली हो चुका था। सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। सुधीर यहाँ तक कि उन किताबों के पन्ने भी पलटता तो आवाज़ ऐसी होती जैसे कि उस लाइब्रेरी में उन किताबों के बजाय और कुछ है ही नहीं। सुधीर की सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा भरा हुआ था। एक वॉचमैन था, लेकिन वो लाइब्रेरी के बाहर था। उसको ये बता दिया गया था कि सुधीर अगर रात में किसी तरह की कोई मदद मांगे या फिर चाय पानी मांगे तो उसे दे दिया जाए। और सुधीर उस किताब को अंदर पढ़ता जा रहा था। अब वो उन पन्नों पर था जिन पन्नों पर उन सजाओं के बारे में बताया गया था। उसमें ये भी खास करके बताया गया था कि राजा अपने दुश्मन राज्यों के, खास करके सिपाहियों को और ऐसे लोग जो कि युद्ध के बाद जिंदा पकड़े जाते थे, उनको बहुत बेरहमी से उस ताबूत में बंद करके कैसे तड़पा तड़पा कर मारने के बाद उनकी लाशों को जानवरों के सामने फेंक दिया करता था। सुधीर अब जैसे जैसे ये चीज़ पढ़ता जा रहा था, लगभग उसके सामने वो सारे नज़ारे चल रहे थे। सुधीर को डर भी लग रहा था, लेकिन आगे बढ़ने की उत्सुकता भी वैसी ही बनी हुई थी। अब धीरे धीरे सुधीर उस किताब के आगे और आगे के पन्नों में उलझा हुआ था। तभी सुधीर को ये पता चला कि राजा अपने राज्य में चोरी करने वाले, विद्रोह करने वाले, धोखा देने वाले लोगों को भी उसी ताबूत के माध्यम से सजा दिया करता था। उसमें एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बार रानी के बारे में राजा को ये बात पता चली कि रानी के किसी के साथ अनैतिक संबंध हैं और वो रानी के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग में लगा हुआ था कि वो धीरे धीरे राजकोष से सारे पैसे गुप्त मार्ग से चुरा कर अपने पास इकट्ठा कर लेगा और वो प्रेमी अपनी प्रेमिका मतलब रानी के साथ कुछ समय बाद एक अच्छा धन इकट्ठा करके वहाँ से चला जाएगा और धीरे धीरे वो दोनों मिलकर राजकोष को खाली कर रहे थे, क्योंकि राजकोष की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ा करती थी। इस वजह से राजा को भी ये बात पता चलते चलते काफ़ी वक्त निकल गया और रानी के प्रेमी ने ये चीज़ लगभग इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली थी, मतलब राजकोष का धन, कि अब उनके जाने के दिन भी नज़दीक आ चुके थे। लेकिन रानी
इतने ऐशो आराम की जिंदगी में रहने के बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसों की लालच इतना ज़्यादा था कि वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। प्रेमी को भी मजबूर होकर अब उसके कहने पर ज़्यादा और ज़्यादा राजकोष को खाली करने की ज़रूरत पड़ती रही। ऐसे ही धीरे धीरे अब राजकोष लगभग 25% ही रह चुका था। इस पर अब रानी के प्रेमी ने उससे ये कहा कि अब बस हुआ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए प्रिय। लेकिन रानी अभी भी इन बातों के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। शायद उसके मन से धन का मोह जा ही नहीं रहा था। शायद प्रेमी का मोह कम और धन का मोह ज़्यादा था, जिसके वजह से अब आज प्रेमी ने ये तय कर लिया था कि अगर रानी उसके साथ जाने को तैयार होगी तो ठीक है, वरना वो सारा धन वापस राजकोष में रख देगा। ये बात उसने जब अपनी प्रेमिका मतलब रानी को बताई, तब रानी इस बात पर गुस्सा हो गई। दोनों में बहस छिड़ गई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसके शोरगुल के वजह से वहाँ पर राजा आ चुका था। और राजा ने जब ये दृश्य देखा तो राजा को काफ़ी क्रोध आया और राजा ने तुरंत रानी और उसके प्रेमी दोनों को गुप्त रूप से उसी ताबूत में डालकर सजा देने की बात सुना दी। सारे लोगों को ये बात पता ना चले, इस वजह से चुपचाप उन लोगों ने एक तहखाने में उस ताबूत को रखा और पहले रानी को ले जाकर उस ताबूत में बंद किया। रानी को जो सजा मिल रही थी वो उसके प्रेमी के आंखों के सामने ही दी जा रही थी और इसके वजह से अब प्रेमी इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो राजा के कदमों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने सारा का सारा दोष रानी के ऊपर मढ़ दिया और ये कहा कि उसने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो बिना धन के चोरी के यहाँ से जा सकते हैं। राजा ये बात सुनकर भी अभी भी क्रोधित ही था, क्योंकि उसे तो इस बात का भी क्रोध था कि उसकी पत्नी के साथ ऐसे संबंध बनाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और वो चोर, वो प्रेमी बार बार राजा के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब जान पर बन आती है तब हर इंसान शेर से भी लड़ने की ताकत रखता है। ऐसा ही कुछ उस प्रेमी के साथ भी हुआ। उसने तुरंत राजा की ही तलवार खींचकर वहां खड़े 2 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा और राजा को भी बड़ी फुर्ती से मौत के घाट उतार दिया और अपनी जान बचाकर उसी गुप्त मार्ग से वहां से निकल गया जिससे वो धन की चोरी किया करता था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने जो जो अपराध किए थे उस अपराध के पश्चाताप में उसकी आत्मा जल रही थी। वो बहुत कोशिश करता कि किसी भी तरह से वो इस पश्चाताप से बाहर आ जाए, लेकिन उसे इसका रास्ता नहीं पता था। और जब वो उस राज्य से निकलकर भाग रहा था, तभी अचानक से उसकी मृत्यु हो गई एक पहाड़ी से गिरकर, जिसके वजह से उसे उसकी सजा नहीं मिल पाई। और तभी अचानक इन सारी चीज़ों से, किताब की कहानियों से सुधीर बाहर निकल आया और सुधीर को ये एहसास हुआ कि ये जिस कहानी से जुड़ा हुआ वो इतना ज़्यादा महसूस कर रहा है, शायद ये उसी की कहानी है। और सुधीर ने अब उस किताब को पढ़ना बंद कर दिया। सुधीर अब काफ़ी डर चुका था। वो तुरंत अपने होटल में पहुंच चुका था। वहां सुधीर ने सोने की कोशिश की, लेकिन सुधीर के आंखों से नींद पूरी तरह से नदारद थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक सुधीर को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही है।
जो चीज़ काफ़ी भारी है। और सुधीर ने कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन सुधीर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब सुधीर डर कर खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी और वो आवाज़ लगातार उसके कमरे में बढ़ती जा रही थी। अचानक सुधीर ने फिर से अपना मुंह कंबल के बाहर जब निकाल कर देखा तो उसके कमरे में वही ताबूत रखा हुआ था, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ताबूत तो म्यूजियम में था। वो यहाँ उसके कमरे में कैसे आ सकता था? तभी उसने एक भयानक हंसी की आवाज़ सुनी, और वो भयानक हंसी की आवाज़ किसी और की नहीं, राजा और रानी की थी, जो उस ताबूत के अगल बगल में खड़े होकर सुधीर के तरफ हाथ दिखा दिखा कर हंस रहे थे। और उन दोनों ने तुरंत सुधीर को हवा में उछाल दिया। सुधीर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और थोड़ी ही देर में सुधीर को उसी तरह से तड़पाते हुए उन दोनों ने ताबूत में बंद कर दिया, और उसका दोनों दरवाज़ा दोनों ने एक एक तरफ से पकड़कर धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि सुधीर सच में वही चोर, वही प्रेमी था जो कि उस सज़ा से बचकर भाग आया था। सुधीर को आखिरकार उसकी सज़ा मिल चुकी थी। सुबह उस कमरे में खून तो था, लेकिन वो ताबूत नहीं था, सुधीर भी नहीं था। होटल वालों ने इस बात पर पुलिस को बुलाया। सब ने पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार पिछली रात उस कमरे में क्या हुआ, सुधीर कहाँ गया, और वो ताबूत वहाँ आया भी था या नहीं। बस उस कमरे में लकड़ी की चीज़ों को घसीटने के निशान ज़मीन पर बने हुए थे, जिसमें से आधे निशान खून से ढके हुए थे और आधे बाकी के फर्श पर बने हुए थे। काफ़ी पता करने के बाद भी किसी को कुछ ना पता चलने पर पुलिस ने केस बंद कर दिया। सुधीर को आखिरकार उसकी सज़ा मिल चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सबके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मदद मिलती है और हिम्मत भी, जिससे मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे दोस्त मेरी कहानियों को पसंद करते हैं। और आप सबका प्यार आप जैसे अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हैं। प्लीज़ ये हमेशा ऐसे ही जारी रखें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब से बांटना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।